अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है? 1 बाय 1 देखते हैं। ए में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है एक्चुअली वो किस चीज का यूनिट होता है? जरा अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर रहा है एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज को। ठीक है। वोल्ट हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज का यूनिट होता है। और ये जो होता है ईवी, ई मल्टीप्लाई बाय वी, इन विच ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज द वोल्टेज। ये आपके पास बेटा बराबर होता है वर्क डन के। ठीक है। और वर्क डन या एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क परफॉर्म करते हो तो उसमें इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क डन या एनर्जी का यूनिट है, तो ये तो है एनर्जी का यूनिट। आगे लिखा हुआ है बी में किलोवाट आर। किलोवाट जो है ये यूनिट होता है हमारे पास पावर का। सही है। और आर जो होता है ये यूनिट होता है हमारे पास टाइम का। अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो एक्चुअली पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, सर ये भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर टाइम। तो अगर हम लोग एनर्जी को आइसोलेट कर लें वो बराबर हो जाता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। अगेन किलोवाट आर भी एनर्जी का यूनिट है हमारे पास। ऑप्शन सी वॉट इनटू सेकंड, अगेन बिल्कुल किलोवाट आर वाली टाइप चीज आ गई हमारे पास। वॉट इनटू सेकंड, वॉट यूनिट है पावर का और सेकंड यूनिट है टाइम का, जिसका मतलब वॉट इनटू सेकंड भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है। तो ले जाके जो आंसर बचा, जो आंसर हमारे पास नहीं हो सकता एक्चुअली, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी वोल्ट। कि वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट नहीं होता, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा होता क्या है, जरा इस बात को समझना। देखो किसी भी वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, किसी भी वेक्टर की हम बात करें, तो वो कम से कम इन दो चीजों से मिलकर जरूर बना होता है, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड शामिल होगा और दूसरी चीज जो लाजमी है वेक्टर होने के लिए वो शामिल होगी इसमें डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है आपने, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी बेटा, डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है, जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रही है चीज, इसको वेक्टर की जबान में हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है हमारे पास 1, और उसका काम क्या होता है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, ऑप्शन सी, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 3 कह रहे थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है समझना। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने यहां से लेके यहां तक मूवमेंट करी आपके पास, ठीक है, दैट इज द पाथ ऑफ इट्स मूवमेंट। अब इस पूरे पाथ के अंदर आपके पास जरा से हिस्से के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, जहां पे सपोज कर लो डेल्टा टी तकरीबन 0 के बराबर ना हो रहा हो, इतने से टाइम के लिए जो स्पीड रही होगी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पीड रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आगे आपके पास क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं आपके पास ओवरऑल पाथ के ऊपर जो वेलोसिटी रही होगी, जिसको हम टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से भी निकालते हैं, तो उसे आपके पास कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी इज ऑल ओवर द पाथ, ठीक है, while instantaneous is between just any 2 points of that whole path। ठीक है, अब कहना है अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि आपके पास जितनी किसी छोटे से पॉइंट पर है उतनी ओवरऑल है, तो इसका मतलब सर स्पीड चेंज ही नहीं तो हुई हमारे पास। और अगर स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी वेलोसिटी है आपके पास, ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कह रहे हैं इन रोटेशनल मोशन फोर्स F इज एनालिगस टू विच फिजिकल क्वांटिटी। देखो अगर हम लोग बात करें लीनियर मोशन के अंदर, तो लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो फोर्स क्या करती है, वो फोर्स आपके पास बॉडी को लीनियर मोशन के अंदर लेकर आती है। सही है, अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, ठीक है, यानी कि घूमने वाले मोशन की, तो इनमें से ऐसा कौन है जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर आपके पास क्या बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिबल है। रोटेशनल मोशन का रिस्पॉन्सिबल इनमें से कौन हो सकता है, आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क किसे कहते हैं, आओ इस बात को समझना बेटा। टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क होता है आपके पास टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट, कि आपके पास कोई भी फोर्स अगर रोटेट करवा रही है बॉडी को या टर्न करवा रही है बॉडी को, तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। और आपने इसका याद भी किया होगा, 9th क्लास से याद करते हुए आ रहे होगे, नहीं भी याद तो सुन लो बेटा कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स रोटेट, या फिर टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर हमारी लगाई जाने वाली फोर्स की वजह से रोटेशन आ रही है तो उसको आप टॉर्क कह देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स का काम है मूव करवाना, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का काम है घुमाना आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, टॉर्क। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहना है अ फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड एयर caused by their relative motion is known as। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो कि हवा में नीचे गिर रहा है, मेरे हाथ में कोई चीज थी, वो सपोज करो मेरे हाथ से गिर गई, तो इसका मतलब वो हवा में नीचे गिरती हुई जा रही है। जब वो हवा में नीचे गिर रही है तो उसको नीचे गिराता है उसका वेट, सही है। एट द सेम टाइम उसके ऊपर जो हवा के मॉलिक्यूल जिस तरह से इंटरेक्ट करते हुए जा रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस मोशन को थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेंगे। इस की वजह से आप ये कहते हो कि इसकी मोशन में अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो ये हवा की वजह से आ रही है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग एयर रेजिस्टेंस का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एयर फ्रिक्शन का नाम भी देते हैं आपके पास, एयर रेजिस्टेंस के अलावा एयर फ्रिक्शन का नाम भी देते हो। और इन सब के अलावा इस फोर्स को एक और नाम से भी हमारे पास जाना जाता है, और ये फोर्स हमारे पास एक और नाम से जिससे जानी जाती है वो कहलाती है ड्रैग फोर्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे भी आपसे यही कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो आपके पास ये रिलेटिव मोशन की वजह से फोर्स जनरेट हुई है, वो कौन सी फोर्स है, वो या तो एयर रेजिस्टेंस है, या वो एयर फ्रिक्शन है, या वो ड्रैग फोर्स कहलाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, ड्रैग फोर्स। मूविंग ऑन, 6 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो कोई है नहीं, तो कोई एक ही ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए
पोटेंशियल एनर्जी, बेटा एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, ये बात याद रखना, एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो हमेशा कौन सी होती है कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी हमारे पास डायरेक्शनलेस होती है। ऑप्शन बी में है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, और चूंकि मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, मोशन बिना डायरेक्शन के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। मैथमेटिकली आप सोचो तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी क्या बन जाएगा हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन सी होता है फोर्स, मोमेंटम कट गया, सी हमारे पास कौन है, फोर्स। तो फोर्स आपके पास इज अनदर वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, ये बराबर होती है मास टाइम्स एक्सीलरेशन के, एंड एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन इट, तो ये भी कट गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास बराबर होता है, इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसकी भी डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, व्हिच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ले दे के हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी तमाम एनर्जीज होती हैं, जिसका मतलब ए, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे दी relative intensity I over I naught of the sound of a jet engine is 10 raised to the power 13। कह रहे दी intensity level in decibels, डेसिबल्स में बताना है आपने इंटेंसिटी लेवल कितना है। ठीक है, आओ बनाते हैं। देखो आपके पास इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला आपके पास हम बनाते हैं किस तरीके से समझिएगा, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास log ऑफ I over I naught, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट निकल कर आता है बेल। आओ जरा इसको सॉल्व करें, तो log I ओवर I नॉट आपको कितना दिया हुआ है, 10 रेज़ टू द पावर 13। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, log क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है, और आगे आ गया log ऑफ 10, लोगैरिथम ऑफ 10 विद द बेस ऑफ 10, आंसर आता है इसका बेटा आपके पास 1। ठीक है, तो आंसर बन गया हमारे पास 13, और इसका यूनिट होता है आपके पास बेल, 13 बेल्स, बेल इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अब अगर आंसर बेल में आ रहा है, सर सवाल में हमसे कह रहे हैं डेसीबेल्स में कन्वर्ट करो, तो बेटा याद रखिएगा एक बेल के अंदर हमारे पास होते हैं 10 डेसिबेल्स। अगर एक बेल में 10 डेसिबेल्स होते हैं आपके पास, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, आंसर आ रहा है 13 बेल्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 130 डेसिबेल्स। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर बन जाएगा आपके पास बेटा ऑप्शन ए 13। Moving on, question 8, कह रहे the point where the amplitude is 0 in a standing wave pattern is called, ये एक standing wave होती है हमारे पास जिसमें दो opposite waves लेकिन same wavelength और same amplitude की एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं, और ऐसी वेव को हम लोग, हालांकि ये मूव कर रही होती है लेकिन इसकी अपीयरेंस की वजह से या इसकी एनर्जी एक एक पॉइंट पे कन्फाइन होने की वजह से इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। अब स्टैंडिंग वेव के अंदर बेटा ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट है इसे कहा जाता है नोड, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है हमारे पास एंटी नोड्स। ठीक है, तो आपके पास अब आप खुद जज कर लीजिए कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0, 0 का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे फिर आपके पास, जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, नोड। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज नोड। मूविंग ऑन 9, कह रहे colored fringes formed in the layers of oil on water are due to which of the following, इनमें से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके पास colored fringes बनती हैं ऑयल के ऊपर जो कि पानी में पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ऐसी फिल्म को हम लोग थिन फिल्म भी कहते हैं बेटा, ये बात समझिएगा। और थिन फिल्म की एग्जांपल में हमारे पास होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक थिन फिल्म है, ये एक थिन फिल्म है, ये ऑयल की लेयर है, ये मैंने बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करके दिखा दिया। ठीक है, इसको जूम इन करके दिखा दिया। अब इस पे एक लाइट की रे आके पड़ती है, फॉर एग्जांपल लाइट की आके पड़ी, इस लाइट का कुछ पोर्शन तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट करके हमारे पास अंदर की तरफ जाता है। जो पोर्शन रिफ्रैक्ट करता है हमारे पास वो अंदर भी ऐसी करेगा, अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ कुछ पोर्शन उसमें से हमारे पास रिफ्रैक्ट करके बाहर की जानिब निकल जाता है। ठीक है, so that is how light actually behaves inside inside a layer of oil। अब होता क्या है, ये तो एक लाइट रे थी, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल लाइट रेज जब आके पड़ती हैं, तो मल्टीपल लाइट रेज जब आके पड़ेंगी तो वो अंदर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज भी होंगी, एक दूसरे के साथ मीट भी करेंगी टकराते वक्त। जब अंदर इस लेयर के अंदर वो मीट करेंगी तो वहां पे जहां पे दो लाइट रेज हमारे पास मीट करती हैं, और अगर उनका ट्रफ और क्रस्ट मैच कर गए तो इसका मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी आपको। और अगर ऐसा हुआ कि आपके पास क्रस्ट और ट्रफ
क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर गए, तो ऐसे केस में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, जो कलर्ड फ्रिंजेस नजर आ रही हैं हम लोगों को ऑयल लेयर के अंदर, वो क्यों नजर आ रही हैं? सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि उसके अंदर जो टकराने जाने वाली लाइट रेज होती हैं, ये आपस में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ऑप्शन बी, इंटरफेरेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। और डेटा बना लें, पावर कितनी आ गई हमारे पास? 1 डायोप्टर आ गई। कह रहे इसकी फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। तो बेटा फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/p, यानी कि वो पावर का रेसिप्रोकल होती है आपके पास लेंस के। आओ बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/1। अगर ये 1/1 आ गया तो आंसर क्या बच गया फोकल लेंथ का? 1। और यूनिट होता है हमारे पास मीटर। अगर पावर डायोप्टर्स में रखी गई है तो ऑब्वियस सी बात है वो SI यूनिट में निकलेगा उसकी फोकल लेंथ, विच इज मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनती कहां से है? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो कि बराबर होता है आपके पास किसके? 3/2 kT। यहाँ पे ये जो k है दैट इज एक्चुअली पैदाइशी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है मॉलिक्यूलर कांस्टेंट आपके पास गैस का, पर मॉलिक्यूल इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। इसी तरीके से T जो होता है दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि वो आपके पास केल्विन स्केल के अंदर दिया जा रहा होगा। आगे कह रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और थोड़ा सा खोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ओपन करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बार। हाफ mv स्क्वायर बार की अगर हम साथ साथ देखें तो ये हो जाएगा 3/2 kT। अब आओ जरा यहाँ पे देखते हैं कि v स्क्वायर बार का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ क्या रहा। यहाँ पे सर दोनों आमने सामने, तो इसका मतलब ये दोनों हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो मीन कौन है? ये बार का साइन दैट इज मीन, स्क्वायर कौन है? ये पावर आ गई हमारे पास, तो मीन स्क्वायर, और ये v कौन है? ये वेलोसिटी हो गई। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हम देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है? इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, सिर्फ ना स्क्वायर रूट के ना स्क्वायर के, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास 11 का? ए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। आओ जरा चेक करते हैं। देखो बेटा आपके पास जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है चार्ज और वोल्टेज का, सही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जिसका मतलब हमारे पास चार्ज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है दैट इज Ne। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 1e या फिर सिंपली E, जिसमें E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है विच इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो अब अगर आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट हमें गिवन है, आओ जरा यहां देखते हैं क्या हो रहा है। चार्ज की जगह मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया और वोल्ट एज इट इज आ गया। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू हो गई 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। एक वोल्ट से एक्सेलरेट करवा रहे हैं हम उसको, एक वोल्टेज दे रहे हैं, सिर्फ 1 वोल्ट दे रहे हैं उसको, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 1.6 एक्सपोनेंट -19 वोल्ट इंटू कूलम। और वोल्ट इंटू कूलम आपके पास बराबर होता है बेटा जूल्स के, ठीक है। ये बराबर होता है हमारे पास जूल्स के। अच्छा, अगर ये बराबर है जूल्स के तो ये जो 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स आया है ये बहुत छोटी वैल्यू है एनर्जी की। यानी कि आप खुद सोचो ना, ये इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली एनर्जी जो कि बहुत ही छोटी एनर्जी है हमारे पास, बहुत ज्यादा ही ना होने के बराबर, एक तरह से -19 में जा रहा है। तो इसको रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम कहते हैं कि यार ये जो एनर्जी है ना आपके पास, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो इसका नाम भी ऐसे ही रख देते हैं कि ये बराबर है किसके? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ये ईवी अब चार्ज और वोल्टेज को शो नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज अ यूनिट लिखा जा रहा है यहाँ पे, जो कि आपके पास किसका यूनिट हो जाता है? हमारे पास सिंपली एनर्जी का, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि ऑप्शन क्या बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया तो कितना वर्क हुआ या कितनी एनर्जी उसमें आ गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी का हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 मीटर अपार्ट। दो बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे से 2 मीटर दूर हैं, ठीक है। मान लो ये नहीं दो बॉडीज हमारे पास, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास? 2 मीटर्स। और दोनों का जो मास है कितना है हमारे पास? 1000 kg। इसका भी 1000 kg है, इसका भी 1000 kg है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी इन दोनों के दरमियान। तो एक बंदा था जिसका नाम था न्यूटन ने हमें ये बात बताई थी कि एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर मैटर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द masses of both bodies and inversely proportional to the square of distance between them। और यहाँ जो यूनिट कांस्टेंट यूज होता है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, और इनकी वैल्यूज पुट कर दें। कैपिटल जी की वैल्यू होती है बेटा 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है जी। अब मास 1 कितना दिया हुआ हम लोगों को 1000, मास 2 भी हमें कितना दिया हुआ बेटा 1000, और डिवाइड में कौन आ रहा है हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है आपके पास 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली अगर हम लिख दें तो 4। अब इन सबको जब आप कैलकुलेटर में उठा के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बेटा आंसर निकल के आता है दैट आंसर इज 1.67 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। अब ऑप्शन ढूंढ लो अपने पास खुद से बच्चे। इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 1.67 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर में बेटा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग एक कोर लेते हैं, ठीक है, और उस कोर के ऊपर उठा के आपके पास 2 कॉइल्स को वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। उस कोर पे हमारे पास सिंपली 2 कॉइल्स को आपके पास वाइंड कर दिया जाता है। अच्छा जी, अगर 2 कॉइल्स को उसके ऊपर हमारे पास वाइंड कर दिया जा रहा है तो समझिएगा इस तरह से बीच से ये हॉलो होता है हमारे पास। अब एक साइड पे हम लोग जो है एक कॉइल वाइंड कर देते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग दूसरा कॉइल वाइंड कर देते हैं। जो पहली साइड पे हम लोग कॉइल वाइंड करते हैं उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के थ्रू क्या किया जाता है, प्राइमरी कॉइल के थ्रू आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल के थ्रू हमारे पास हम क्या करते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट इसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वेरिएशन की वजह से वो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है स्कोर में, और इस कोर के थ्रू जाती है सेकेंडरी कॉइल में। और सेकेंडरी कॉइल क्या करता है, उसमें इस वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज की वजह से आपके पास इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और आपके पास इस इंडक्शन को यूज करते हुए फिर हम लोग वोल्टेज को स्टेबलाइज रखते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेबलाइजर बनाते हैं। तो आपके पास ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है बेटा, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल हमारे पास सिंपली क्या है कि ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के अंदर जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल को हम यूटिलाइज करते हैं, या जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज कर रहे हैं, या जो प्रिंसिपल वहां पे हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, वो होता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, म्यूचुअल इंडक्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे दी पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, सॉरी मैंने जवाब भी दे दिया, खैर साथ साथ पोटेंशियोमीटर में नाम भी थोड़ा सा हमारे पास एक तरीके से देखें आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियो निकला पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज, और मीटर मतलब समथिंग दैट मेजर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास बेटा, ऑप्शन बी, वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं बच्चे, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। मूविंग ऑन, 16 कहने कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। लाइट का जो कलर है वो किस चीज से पता लग सकता है। देखो दो चीजें जिसके ऊपर हम लोग इस चीज का जवाब दे सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं भाई 7 ऐसे कलर्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, और वो 7 कलर्स कौन से हैं हमारे पास, विबग्योर। अब विबग्योर के अंदर क्या होता है, विबग्योर में आपके पास अगर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो हो रही होती है डिक्रीज, यानी कि मैंने जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर है ये इसको दूसरी तरीके से आप क्या कह सकते हो, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, और रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, सबसे कम होती है इन सातों में, जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड की वेवलेंथ हमारे पास सबसे बड़ी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कलर्स को उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ की टर्म्स में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं या डिवाइड करके लिखते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि भाई इन दोनों का जो फर्क होगा वो उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से निकाल लो। बट सर स्पेसिफिकली इन दोनों में से किसके ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा सा समझना। देखो बेटा कभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब शीशे में से लाइट गुजरती है या आप शीशे के आर पार देख पाते हो, तो क्या कभी ऐसा होता है कि शीशे के आर पार देखने से ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट शीशा, उसके आर पार देखने से आपके पास कलर्स चेंज हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं होता सर। इसका मतलब क्या होता है, कलर्स अगर चेंज नहीं हो रहे तो क्यों, जरा समझना। देखो जब लाइट किसी भी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, सही, ये बात तुम सारे जानते हैं कि वो रिफ्रैक्ट करती है, वो बेंड हो जाती है। अब मान लो ये कि मैंने बहुत खराब सी डायग्राम बनाई है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन स्टिल आप लोग मुझे भरोसा करें कि ये क्या हो रही है, हमारे पास रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। लेट्स से ये लाइट रे आ रही थी, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर ये रिफ्रैक्ट होती है तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन लाइट की जो स्पीड है वो भी आपके पास कम हो जाती है, और लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी कम हो जाती है। लेकिन
क्या आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आता है? नहीं सर, कलर तो चेंज होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज जो कि इस पूरे प्रोसेस में सेम रहती है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब ज्यादा बेहतर हमारे पास कौन टर्मिनोलॉजी हो जाएगी कलर को डिफाइन करने के लिए? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब शीशे में लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा तो क्या चीज चेंज नहीं हो रही थी? इन तीनों में से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही थी, वेवलेंथ तो हो रही थी। और अगर वेवलेंथ डिटरमाइन करती लाइट के कलर को तो फिर कलर चेंज होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, मूविंग ऑन। 17 कह रहे थे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड। ये जिस टॉपिक से बेटा ये सवाल लिया गया है दैट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आइंस्टाइन ने हमारे पास एक छोटा सा काम हमें करके दिखाया था। और वो काम आपके पास क्या था? उसने आपके पास मेटल सरफेस के ऊपर लाइट यानी कि फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए। और जब फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए तो उसने ये देखा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के ऊपर फ्री पड़े होते हैं मेटल के, वो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ रहे हैं, जिसका मतलब कि आपने लाइट टकरा दी इनके ऊपर, या ये भी कहा जा सकता है कि लाइट वाज बिहेविंग एज अ पार्टिकल। और यहां पे ये देखा गया कि आपके पास, मगर आइंस्टाइन की एक ऑब्जर्वेशन थी कि यार हर एनर्जी पे नहीं निकल लेते आपके पास इलेक्ट्रॉन, हर मेटल को कम से कम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी जिसपे वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। उससे कम एनर्जी जब दे रहे थे उस मेटल को तो वो एनर्जी नहीं निकाल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा जब दे रहे थे तो वो एनर्जी निकाल रहा था। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम फिर आपके पास क्या पड़ गया? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास कहलाती है बेटा वर्क फंक्शन। ऑप्शन सी, वर्क फंक्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे इफ एन एलिवेटर कंटेन्स अ 50 kg बॉक्स falling downwards with 2 meter per second square acceleration, the weight shown in the spring balance attached to elevator। देखो बेटा, एलिवेटर के केस में जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसमें जो वेट हमारे पास मेजर किया जा रहा होता है दैट इज नॉट द एक्चुअल वेट, वो फिर अपेरेंट वेट बन जाता है। क्योंकि बॉडी आपके पास नीचे अगर एसेलरेट करके भी आ रही है तो उसका भी इंपैक्ट आएगा और वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो अपेरेंट वेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं FA से। और ये अपेरेंट वेट in case of a elevator moving downwards, in case of an elevator moving downwards, तो आपके पास apparent weight का जो फॉर्मूला है वो फिर इस तरह से दिया जाता है, वो बराबर होता है हमारे पास m into g minus a। आओ उसमें वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। मास हमें दिया हुआ है 50, g को मान लेते हैं 10 है, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 2, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 8 5 होता है 40, एक अंडा और लगा दो तो आंसर क्या आ जाएगा 400। यानी कि अपेरेंट वेट जो कि मेजर किया जा रहा होगा उस एलिवेटर के अंदर रखे हुए स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, वो हमारे पास कितना आ रहा होगा 400 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है बेटा आपके पास? ऑप्शन ए, 400 न्यूटन। Moving on, 19 कह रहे दी हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है इन सब में से? ए, द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स एटम्स। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, रेडियो एक्टिविटी की एक्चुअल वजह भी यही है कि जो न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ होती है किस किस की, बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ इट्स एटम्स, जो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ होती है उनकी, जब वो वीक होने लग जाती है, जब वो उसके ऊपर आपके पास समझ लें कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के दरमियान अनबैलेंस आ जाते हैं स्ट्रेंथ के साथ, तो आपके पास एटम अनस्टेबल हो जाता है। और जब अनस्टेबल होता है तो वो टूटने लग जाता है, जिसको आप कहते हो रेडियो एक्टिविटी। और जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपने जितना भी एलिमेंट लिया होता है उसका हाफ रह जाएगा। आपने अगर 1 किलो एलिमेंट लिया था तो उसका हाफ रह जाएगा, और उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास? हाफ लाइफ। अब ये जो हाफ लाइफ होती है ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट अलग अलग हाफ लाइफ रखता है। क्यों? क्योंकि हर एक के न्यूक्लियर स्ट्रेंथ्स आपके पास डिफरेंट होंगी। जिनकी कमजोर होंगी वो जल्दी जल्दी टूटेंगे, जिनकी ज्यादा स्ट्रांग होंगी वो आराम से टाइम लगाएंगे टूटने में, जिसका मतलब हाफ लाइफ वेरी करती रहेगी आपके पास। किसकी वजह से? ए, द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ इट्स एटम्स, इनकी वजह से आपके पास। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 20 कहना है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स यूज। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स बेटा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। होता क्या है, इनके अंदर लगे हुए होते हैं आपके पास डायोड्स। पहले तो ये बात याद रखना कि इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं हमारे पास? डायोड्स। डायोड्स का क्या काम होता है? डायोड्स जब इनके ऊपर प्लेस करते हैं तो जैसी रेडिएशंस, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गैमा हो, हर एक के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी होती है रेडिएट करने, हर एक के अलग अलग अंदर प्रॉपर्टी होती है आयनाइज करने की। जैसी वो रेडिएशन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में एंटर होती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल
पेयर क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि एक पीएन जंक्शन की या एक डायोड की स्पेशलिटी होती है, और फिर उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और उससे फिर हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि आपके पास रेडिएशंस कितनी और कौन सी मौजूद हैं। तो ये होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर काम, यानी कि उसमें क्या लगे होते हैं, डायोड्स लगे हुए होते हैं। हाँ, उनमें एम्पलीफायर्स और ट्रांजिस्टर, ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है, ट्रांजिस्टर एक्चुअली वर्क एज एन एम्पलीफायर इन अ सर्किट, तो ये भी लगे होते हैं, लेकिन ये सर्किट के आगे का हिस्सा है जो कि आपके पास करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यूज हो रहा है। लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर जो मेन सर्किट है, उसके अंदर जो काम है डिटेक्ट करने वाला, वो एक डायोड करके दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, डायोड्स। 21 कम्युनिकेशन इन वाटर इज डन बाय, इनमें से किससे की जाती है कम्युनिकेशन इन वाटर? तो बेटा पानी के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है साउंड वेव से, जिसके लिए हम अक्सर सोनार्स भी यूज कर रहे होते हैं। लाइट से क्यों नहीं की जाती, इसकी वजह समझना। आप बोलोगे लाइट सबसे तेज है तो लाइट क्यों नहीं यूज कर रहे? लाइट इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बेटा लाइट वेव्स जो होती हैं वो पानी के अंदर फिर स्कैटर होने लग जाती हैं। जब वो स्कैटर होने लग जाती हैं तो हमारे पास फिर वो लॉन्गर रेंज के ऊपर मूव ही नहीं कर पा रही होती, इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। और रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइट, वो भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए ये भी नहीं। और नन ऑफ दिस तो फिर ऑटोमेटिकली कट गया। तो ये बात याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन के लिए आपके पास सबमरीन्स हो गई, ठीक है, या बल्कि सबमरीन्स को छोड़ दो, जीवन के जो जानवर हैं जैसे डॉल्फिन्स हैं, वो भी आपके पास इंफ्रासोनिक साउंड का फिर इस्तेमाल करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो साउंड वेव्स आर द फॉर्म और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड द वाटर, ठीक है बच्चे। 22 ओके मेरे बच्चे, इसमें क्या कह रहे हैं, द चेंजिंग ऑफ लाइट स्पीड इज ड्यू टू, आपके पास लाइट की जो स्पीड चेंज होती है वो क्यों होती है, आओ समझते हैं। ए, मीडियम चेंज होने की वजह से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लाइट आपके पास बेटा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है आपके पास, स्लो डाउन, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। और इसको हम लोग क्यों होती है, क्योंकि जब वो मीडियम चेंज कर रही है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो रेयरर और डेंसर में जो फर्क होता है वो किस चीज का होता है, सिर्फ और सिर्फ वो इसी चीज का होता है। रेयरर का मतलब होता है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि डेंसर का मतलब होता है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बिल्कुल सही जवाब हुआ फिर तो ये ऑप्शन सी में कह रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये बात भी बिल्कुल ठीक है बेटा। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है, समझना इस बात को, द ईज लाइट फेसेस टू ट्रेवल, कितनी आसानी होती है, द ईज फॉर लाइट टू ट्रेवल इन अ मीडियम, कितनी आसानी से लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब फिर वही वाली बात हो गई जो ऊपर चलती आ रही थी कि रेयरर से डेंसर में जाएगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा, तो लाइट का ऑप्टिकल डेंसिटी भी तो मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी भी तो चेंज होगी। उसके अंदर हमारे पास लाइट को ट्रेवल करने वाली या करवाने वाली जो आपके पास लाइट की स्पीड को डिटरमाइन करने वाली एबिलिटी है वो भी तो चेंज हो रही है, जिसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी भी काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, डी, all of these. Moving on, question number 23. 23 में कह रहे हैं the wavelength of 2 meter long string having 3 loops. अच्छा बेटा इस बात को समझना, मैं आपके सामने एक ऐसी स्टेशनरी वेव बनाता हूं जिसके अंदर लेट से 2 लूप्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ रहा है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ रहा है तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा। वेवलेंथ को तो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है। एक लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो जरा, ये आधी वेव है सर, तो एक लूप की लेंथ हो जाती है λ/2। आओ जरा इस चीज को थोड़ा सा साइड पे बनाते हैं। एक लूप की लेंथ कितनी हो जाती है, λ/2, तो 2 लूप्स की कितनी हो जाएगी हमारे पास, सिंपली सर 2 λ/2, सही है, यानी कि लैम्डा भी हो जाएगा, 2 से 2 काट दो तो 3 लूप्स कितने हो जाएंगे सर, 3 λ/2। तो आओ जरा जनरल फॉर्मूला बनाओ, 4 हो जाएंगे 4 λ/2, करते 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 n लूप्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, n λ/2। आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, इस 2 मीटर लॉन्ग के अंदर 3 लूप्स बन रहे हैं। अगर ये 3 लूप्स बन रहे हैं तो इस लेंथ के अंदर हमारे पास कितने लूप्स आ गए, 3 का मतलब 3 λ/2 बन रहे होंगे। आओ इनकी वैल्यू निकालते हैं। कह रहे हैं लैम्डा निकाल के दिखाओ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 12/3। जब 12/3 हो जाएगा तो आओ वैल्यूज पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2, लेंथ हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 3, 4/3, which is actually equal to 1.333, ठीक है जी, और यूनिट आ जाएगा मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा फिर आपके पास, ऑप्शन बी 1.333। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे हैं डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी, एक ऐसी डिवाइस जिसमें डायरेक्ट करंट इनपुट जाता है
और वो उसको इनपुट को कन्वर्ट कर देती है एक ऑल्टरनेटिंग करंट के आउटपुट के अंदर। तो आपके पास ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? अच्छा, अक्सर बच्चे ना बड़ी जल्दी जल्दी के अंदर इसमें बड़ी कॉमन मिस्टेक करके आते हैं और वो लगा के आ जाते हैं रेक्टिफायर। लेकिन बेटा रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड बहुत उल्टा बोल दिया एकदम से। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है वो होती है रेक्टिफायर। यानी कि जो आपके पास आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन को खत्म करती है वो कहलाती है हमारे पास एक रेक्टिफायर। जबकि एक ऐसी डिवाइस जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है उसे हम कहते हैं बेटा इन्वर्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन बी, इन्वर्टर्स। 25 कह रहे फॉर 100% एफिशिएंसी which parameter of transformer should be equal for both coils? 100% एफिशिएंसी चाहता हूं तो क्या करना होगा दोनों कॉइल्स में सेम? देखो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कॉइल में जितनी पावर जा रही होगी उतनी ही पावर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल से आपके पास बाहर भी आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इनपुट और आउटपुट पावर अगर सेम नहीं है, इसका मतलब पावर लॉसेस आ रहे हैं। और पावर लॉसेस अगर हमारे पास आ रहे हैं तो आपके पास इसका मतलब वो 100% आइडियल या एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर नहीं है। तो जब पावर लॉस नहीं आएंगे, जिसका मतलब जितना प्राइमरी में पावर होगी उतनी ही सेकेंडरी में पावर होगी, तो ही 100% एफिशिएंट बनेगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस नहीं हो सकते इसके अंदर। सही, बाकी क्यों नहीं हो सकते उस बात को भी समझना बेटा। बाकी इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि अगर हम कहते हैं बी करंट, तो करंट तो वेरिएट होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपके पास जो आने वाला करंट होता है वो ज्यादा होता है और जो सेकेंडरी करंट होता है वो कम हो जाता है, लेकिन पावर सेम रहती है क्योंकि वोल्टेज में उल्टा सीन होता है। वोल्टेज स्टेप अप के अंदर प्राइमरी का कम और सेकेंडरी का ज्यादा होता है, और चूंकि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज तो वो बैलेंस हो जाता है फिर इस तरीके से। लेकिन लॉस अगर ना हो रहा हो तो बराबर होनी चाहिए दोनों साइड्स पे क्या चीज? पावर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है बेटा इसका? ऑप्शन ए, पावर ऑफ द पावर इन बोथ कॉइल्स। या ठीक है जी, या इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर।